हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स हंट पर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है रिटेन्ड प्रॉफिट्स और अर्निंग्स, जो कि ओनर्स फंड का पार्ट है और लॉन्ग टर्म फाइनेंस का पार्ट है। तो स्टूडेंट, इसके बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखिए, जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट क्या है रिटेन अर्निंग्स का, या मीनिंग क्या है रिटेन अर्निंग्स का, या रिटेन अर्निंग है तो बेसिकली है क्या, इसके बारे में आज डिटेल में बात करते हैं। तो स्टूडेंट, बेसिकली अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, और उससे पहले मैंने आपको बताया था इक्विटी शेयर्स के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, दो टाइप्स के फंड्स होते हैं। ठीक है, या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस टू तरीके से हो सकते हैं, एक ओनर्स फंड, दूसरा बोरोड फंड। तो ओनर्स फंड कैटेगरी में हम पढ़ रहे थे इक्विटी शेयर्स। ठीक है, देन उसके बाद हमने पढ़ा प्रेफरेंस शेयर्स, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिटेन प्रॉफिट्स एंड रिटेन अर्निंग्स। क्लियर स्टूडेंट? तो रिटेन अर्निंग्स क्या है, रिटेन प्रॉफिट्स क्या है, इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली जो रिटेन प्रॉफिट्स है, जिसे हम अदर नेम से जानते हैं रिटेन अर्निंग्स, ये सबसे पहले क्या है, ये ओनर्स फंड का पार्ट है। तो स्टूडेंट, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, जो हमने कैटेगरी डिवाइड की थी ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, तो ओनर्स फंड कैटेगरी में रिटेन अर्निंग को इंक्लूड किया जाता है। और दूसरा जो रिटेन अर्निंग होती है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस का भी पार्ट है। हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए रिटेन अर्निंग को यूज़ करते हैं। रिटेन अर्निंग्स और रिटेन प्रॉफिट्स आर ऑल्सो नोन एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग को हम क्या नाम से और जानते हैं, इसे हम बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और दूसरा हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग, मतलब रिटेन प्रॉफिट को हम अदर नेम से जानते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग, सेल्फ फाइनेंसिंग और इंटरनल फाइनेंसिंग, और लास्ट में हम बोल सकते हैं इन ईजी वर्ड रिजर्व एंड सरप्लस। तो दे आर वेरियस टर्म्स एंड वेरियस नेम्स ऑफ रिटेन प्रॉफिट्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट? एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपके अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए। रिटेन अर्निंग को हम डिफरेंट नेम से जानते हैं, जिसमें हम बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग्स, सेल्फ फाइनेंसिंग, इंटरनल फाइनेंसिंग, रिजर्व एंड सरप्लस। अब बेसिकली जो रिजर्व एंड सरप्लस या रिटेन अर्निंग्स है क्या, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पैरा है उसे ध्यान से अंडरस्टैंड करना। रिटेन अर्निंग रेफर्स टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस। मतलब रिटेन अर्निंग है क्या, ये क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस। मतलब क्या है, ये ऐसा पोर्शन है जिसे अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। क्लियर? रिटेन अर्निंग रेफर्स टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस। मतलब डिविडेंड और टैक्स का पेमेंट करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है उसे हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स और रिटेन प्रॉफिट। और सिंपल वर्ड में हम बोलें तो इसे बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। इट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ कंपनी। जो रिटेन अर्निंग है बेसिकली क्या है, ये कंपनी को एक बेस प्रोवाइड करता है जिससे कंपनी क्या कर सके, टाइम के अकॉर्डिंग अपना ग्रोथ कर सके। ठीक है, और साथ ही साथ एक्सपेंशन कर सके अपने जो भी बिजनेस हैं और अपने जो भी प्रोजेक्ट हैं उसका। इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस सिंस इट इज़ इंटरनली जनरेटेड। ठीक है, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट फाइनेंस तो है और ये इंटरनली जनरेट किया जाता है। दिस मेथड ऑफ फाइनेंसिंग इज नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग, और इसी मेथड को हम बोलते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग। क्लियर? अब स्टूडेंट, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जस्ट एग्जांपल, आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, एक बजट बना के चलते हैं। ठीक है, मतलब घर के कुछ खर्चे होते हैं। अब उन खर्चों को मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, मनी स्पेंड करते हैं, मार्केट से कुछ चीज परचेस करते हैं, उसके रिगार्डिंग क्या पे करते हैं, मनी करते हैं। पर वो क्या करते हैं, अपनी टोटल सैलरी में से कुछ पोर्शन क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। ठीक है, जिससे फ्यूचर में आने वाली मिस हैपनिंग या आने वाली डिमांड या नीड्स हैं उसे वो मीट आउट कर सकें। जस्ट एग्जाम्पल, एक पेरेंट्स सोचते हैं कि उनका अभी बच्चा छोटा है और बड़ा होकर वो इंजीनियरिंग करेगा। ठीक है, अब वो इंजीनियरिंग करेगा तो एक साथ फंड का अरेंजमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, उसके बचपन से ही क्या करते हैं, मनी का कलेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं और स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंड वो बना लेते हैं, जिसे हम नाम देते हैं रिटेन प्रॉफिट्स और रिजर्व का। तो ये बचा हुआ पोर्शन ही कहलाता है रिटेन अर्निंग्स और रिटेन प्रॉफिट्स। अब स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिटेन अर्निंग। जो रिटेन अर्निंग है उसके डिफरेंट फीचर्स कौन कौन से हैं। क्लियर? तो सबसे पहले क्या है, कॉशन ऑफ सिक्योरिटी। फर्स्ट फीचर है कॉशन ऑफ सिक्योरिटी। द रिटेन अर्निंग आर कंसीडर एज अ कॉशन ऑफ सिक्योरिटी। जो रिटेन अर्निंग है उसे क्या बोला जाता है, कॉशन ऑफ सिक्योरिटी। मतलब ये क्या है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है? बिकॉज दे प्रोवाइड सपोर्ट इन टाइम ऑफ
एडवर्सिटी, मतलब जब प्रॉब्लम होती है या डिमांड होती है उस टाइम पर ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। व्हेन अ कंपनी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू अरेंज द फाइनेंस फ्रॉम एनी अदर सोर्स, जब कंपनी को क्या डिफ़िकल्टी क्रिएट होगी कि उसे अदर सोर्सेज से फाइनेंस अरेंज नहीं होगा, उस टाइम के दौरान क्या होगा, जो रिटेन अर्निंग है वो एक सिक्योरिटी की तरह काम करेगी। क्लियर। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, क्या है ये, फंड फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट। अब इसलिए क्या जो रिटेन अर्निंग है वो हेल्प करती है न्यू और इनोवेटिव प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। रिटेन अर्निंग आर अ कॉमन सोर्स ऑफ फंड फॉर फाइनेंसिंग रिस्की एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट। मतलब क्या ये एक बचा हुआ पार्ट होता है, बचा हुआ पोर्शन होता है प्रॉफिट का, ठीक है, जिसे जो फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, उसे इनोवेटिव और नए नए प्रोजेक्ट में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। कहने को ये रिस्की टाइप्स के होते हैं पर प्रॉफिटेबल भी होते हैं। दिस फंड इज जनरली यूज फॉर रिसर्च वर्क एंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, और इन प्रोजेक्ट को बेसिकली कुछ पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे रिसर्च वर्क हो गया, ठीक है, या एक्सपेंशन करना है किसी भी प्रोजेक्ट या बिजनेस का। क्लियर स्टूडेंट। तो ये सेकंड फीचर्स से कवर होता है। थर्ड फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्या है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। रिटेन प्रॉफिट्स इज कंसीडर एज द ओनरशिप फंड। बेसिकली जो रिटेन प्रॉफिट है उसे बेसिकली क्या माना जाता है, इसे माना जाता है ओनरशिप फंड का पार्ट, क्योंकि आपको पता है जब प्रॉफिट होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है डिफरेंट शेयर होल्डर्स में, जस्ट लाइक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या डिफरेंट पार्टीज जैसे क्रेडिटर्स हुए, ठीक है, या अदर पार्टीज हुए। पर जो लास्ट में जो पोर्शन बच जाता है उसमें से क्या किया जाता है, रिटेन अर्निंग का पोर्शन अलग से निकाल लिया जाता है। पर आपको पता है जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो पोर्शन बच जाता है उस पर किसका राइट होता है, उस पर राइट होता है जो ओनर्स होते हैं कंपनी के, जिन्हें हम बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, उनका राइट होता है। पर कहीं ना कहीं उनके राइट में से कुछ पोर्शन निकाल लिया जा रहा है एज रिटेन अर्निंग, ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये किसका पोर्शन है, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का पोर्शन है, और ये बचा हुआ पोर्शन है जो उनके हक में जाना था पर नहीं जा रहा, जिसे कंपनी सेव कर रही है फॉर फ्यूचर डिमांड्स। इट इज सर्व्स द पर्पस ऑफ मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। और बेसिकली जो रिटेन अर्निंग है वो हेल्प करते हैं मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस में, उसमें। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज कन्वेंशन इनटू ओनरशिप फंड। कन्वेंशन इनटू ओनरशिप फंड का मतलब क्या है, द सरप्लस रिटेन अर्निंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ बोनस शेयर। बेसिकली जो रिटेन अर्निंग का जो पार्ट है, जो सरप्लस बोलते हैं हम जिसे, उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, शेयर कैपिटल में। अब कैसे करेंगे कि हमें कुछ बोनस शेयर इशू करने पड़ेंगे। क्लियर। इन दिस और इन इशू ऑफ बोनस शेयर देयर इज़ नो आउटफ्लो ऑफ कैश। जब भी बोनस शेयर इशू किए जाएंगे तो किसी भी तरीके का जो आउटफ्लो है वो नहीं होगा। इन्वेस्टर टू आर बेनिफिटेड बाय द इशू ऑफ शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसका क्या करते हैं, बेनिफिट लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट डिस्कस करते हैं सम एडवांटेज ऑफ रिटेन अर्निंग्स, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। क्लियर। तो सबसे पहले रिटेन अर्निंग के बहुत सारे एडवांटेज हैं या मेरिट्स कह सकते हैं, वो कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट इज मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स एज एन इंटरनल सोर्स, क्योंकि रिटेन अर्निंग को हम इंटरनल सोर्स मानते हैं क्योंकि ये इंटरनली क्या करते हैं, करे जाते हैं, जनरेट किए जाते हैं। दिस इज मोस्ट डिपेंडेबल देन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। मतलब जो एक्सटर्नल सोर्स होते हैं उससे ज़्यादा ये क्या होते हैं, इंटरनली सोर्स होते हैं और ये डिपेंडेबल होते हैं। द एक्सटर्नल सोर्स डिपेंड्स अपॉन द प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टर्स मार्केट कंडीशन। बेसिकली जो एक्सटर्नल सोर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे, जो भी मार्केट सिचुएशंस हैं, मार्केट कंडीशन है, और दूसरा जो भी क्या है, इन्वेस्टर की प्रेफरेंसेस हैं। क्लियर। Now the next point is no cost. Rising of retain earning and it used to do not involve any cost to incur as there are no expenses on prospectus and advertisement. मतलब इसमें कोई ज़्यादा स्पेसिफिक कॉस्ट नहीं लगती है, क्योंकि आपने देखा होगा अदर सिक्योरिटी को परचेस करने में या इशू करने में क्या करता है, कुछ एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं, जस्ट लाइक प्रॉस्पेक्टस एक्सपेंसेस हुआ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हुए, जो कि रिटेन अर्निंग में नहीं करने पड़ते। स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज है दैट इज नो फिक्स लायबिलिटी। देयर इज नो फिक्स कमिटमेंट टू पे डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन दिस सोर्स ऑफ फंड, क्योंकि आपको पता है जो भी ओनर्स फंड है और इक्विटी फंड है उसमें क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है, और जो इक्विटी शेयर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है वो कोई फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है रेट ऑफ अर्निंग्स पर। ठीक है, तो यहाँ कोई भी फिक्स कमिटमेंट नहीं किया जाता। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट एडवांटेज इज नो इंटरफेरेंस। With retain earning, there is no increase in the number of shareholders. Retain earning involves no risk of dilution of control, और इसमें किसी भी तरीके का रिस्क नहीं पाया जाता।
Now the next advantage is no security. अनलाइक डेवेंचर्स नो चार्ज इज क्रिएटेड अगेंस्ट द असेट्स, क्योंकि आपको पता है जो डेवेंचर्स होते हैं उस पर इंटरेस्ट पे करनी पड़ती है, पर जो रिटेन अर्निंग है उस पर किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता. द कंपनी इज फ्री टू यूज इट्स असेट्स फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन इन फ्यूचर. और कंपनी फ्री होती है, अगर उसे लोन रेज करना है तो वो लोन रेज कर सकती है. एंड लास्ट एडवांटेज इज गुडविल. रिटेन अर्निंग एज टू फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी. अगर जिस कंपनी के पास रिटेन अर्निंग ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होगी और साथ ही साथ क्रेडिबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी उस कंपनी की. ठीक है. विद द लार्ज रिजर्व कंपनी कैन ईजिली मीट ऑल टाइप्स ऑफ अनफोर्सिन कंटिजेंसी एंड एनी अदर क्राइसिस. मतलब कोई भी क्राइसिस आ जाए उन सभी को मीट आउट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रिटेन अर्निंग. अब स्टूडेंट बात करते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेज. ठीक है. तो सबसे पहले फर्स्ट डिसएडवांटेज या डिमेरिट की बात करते हैं. केयरलेस यूज़. द रिटेन अर्निंग आर अवेलेबल इजीली एट नो कॉस्ट, क्योंकि ज़्यादा कोई कॉस्ट लगती नहीं है तो ये इजीली क्या हो जाती है, अवेलेबल हो जाती है. द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी मे नॉट ऑलवेज यूज़ द रिटेन अर्निंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर. और जो कंपनी है वो समटाइम्स क्या होता है उसका बेटर तरीके से यूज़ नहीं कर पाती. ठीक है. और अगर जिस तरीके से यूज़ करना है इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, it may misuse them by investing in unprofitable और undesirable investment proposal. कंपनी क्या करती है, उन्हें लगता है हमारे पास रिटर्न अर्निंग ज़्यादा है तो वो विदाउट ऑब्जर्वेशन विदाउट वेरिफिकेशन क्या करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट में और ऐसे प्रपोजल में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहाँ अनप्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं या लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं. स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज डिससेटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर्स. अब बेसिकली क्या डिसएडवांटेज है रिटेन अर्निंग का. लार्ज रिटेन अर्निंग में कॉज डिससेटिस्फैक्शन अमंग द इक्विटी होल्डर्स. अगर मालूम पड़े आपको कि जो भी क्या है, जो एक फंड है इक्विटी जिसमें क्या हो रहा है रिटेन अर्निंग का पोर्शन इंक्लूड किया जा रहा है. ठीक है. अब ये पोर्शन किसका है, ये पोर्शन है जो भी इक्विटी होल्डर्स हैं उनके प्रॉफिट में से ये पोर्शन बनाया जा रहा है. ठीक है. तो कहीं ना कहीं जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या होंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे. उन्हें लगेगा कि जो हमारा प्रॉफिट आने वाला था वो कहीं ना कहीं रिटेन अर्निंग के तौर पर सेव कर लिया गया है. Clear? As they do not receive high rate of dividend, if a large amount of surplus profit is kept aside by side in the form of reserve. कंपनी क्या करती है एक टाइम के दौरान तो क्या करती है, अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो हाई रिटर्न देती है, पर जब वो रिटेन अर्निंग को मेंटेन करती है तो वो क्या करती है, वो हाई रेट रिटर्न ना देके वो क्या करती है, लो रेट ऑफ डिविडेंड देती है. क्लियर स्टूडेंट. इसके बाद कुछ डिसएडवांटेज और हैं, उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं. देन ओवर कैपिटलाइजेशन. लार्ज अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग रिजल्ट्स इन इशू ऑफ बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. अगर मान लो कंपनी ने क्या किया है, जो अपना फंड मेंटेन किया है जैसे हम रिजर्व का नाम देते हैं, अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट हम क्या करेंगे, सेव करेंगे. ठीक है. और सेव करेंगे और उसका किसी तरीके से हम क्या यूज़ नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या है, ओवर कैपिटलाइजेशन होगा. कंपनी के पास कैपिटल तो है पर उसका किसी भी तरीके से कंपनी यूज़ नहीं कर रही है. ठीक है. देन लास्ट में होता है इम्बैलेंस ग्रोथ. अब इम्बैलेंस ग्रोथ कैसे हो सकती है, व्हेन सरप्लस प्रॉफिट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इट रिजल्ट इन यूज ऑफ प्रॉफिट बाय द सेम इंडस्ट्री फॉर इट्स फर्दर ग्रोथ ऑन एक्सपेंशन. अब बेसिकली क्या है, जब प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है. ठीक है. और साथ ही साथ क्या है, कंपनी उसे शो करती है किस फॉर्म में, जिससे उसे ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो जाए. तो समटाइम्स क्या होता है, इसमें बैलेंस क्रिएट नहीं हो पाता. When the surplus profit is distributed in the form of dividend, then the shareholder may invest their money in other company, result in the balance growth or all the company. कंपनी क्या करती है, अगर उन्हें लगता है कि अगर इसमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है तो अदर कंपनी में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं. इस वजह से क्या होता है, जो कंपनी की ग्रोथ है, बैलेंस ग्रोथ, वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, इम्बैलेंस ग्रोथ में. तो स्टूडेंट ये थे आज के जो भी डिसएडवांटेज है रिगार्डिंग रिटेन अर्निंग. तो आज का जो टॉपिक था हमारा रिटेन अर्निंग, इसके बारे में हमने डिटेल में बात कर दी, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया. ठीक है. कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद फीचर डिस्कस कर दिए. स्टूडेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक और रिटेन अर्निंग, यू कैन कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम इमीडिएटली. स्टूडेंट अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ वो होगा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिसे हम बोलते हैं GDR. ठीक है. देन इसके बाद होगा EDR एंड IDR. तो बेसिकली ADR, GDR और IDR क्या हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में. तो स्टूडेंट आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड लास्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. थैंक यू.